मैं कहाँ हूँ? 13 और 14 अगस्त 2022 को हम आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के संबंध में पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने के लिए यहाँ है और हमारा ध्यान डेफनेस पर है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में विभिन्न क्षेत्रों में दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान है, जैसे शिक्षा, सुगम्यता, स्वास्थ्य आदि। हालांकि इनमें से कई कानूनों को आम आदमी द्वारा नहीं समझा जा सकता। पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे को लोगों ने समझने के लिए दिशा निर्देश शामिल है। पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर चर्चा करने के लिए भारत भर के डेफ नेता यहाँ हैं। कार्यशाला का आयोजन एसएचएफ और एनएडी द्वारा किया गया है। इसे AYJ-NISHD और NCPEDP द्वारा समर्थित किया गया है। डेफ नेताओं ने डेफ से संबंधित सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुगम्यता, रोजगार आदि पर लेक्चर दिए। कई सुझाव भी दिए गए। श्री शिवाजी पांडा ओडिशा में डेफ के लिए हैप्पी हैंड स्कूल के संस्थापक हैं। अब श्री पांडा हमें नीति में शिक्षा अध्ययन से संबंध में अपने सुझाव और संशोधनों के बारे में कुछ बताएंगे। शुक्रिया। पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करने के लिए पूरे भारत के नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम को समझना मुश्किल हो जाता है तो ये नीतियां एक लंबी व्याख्या प्रदान करती है। सभी को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सरकार ने पहले ही एक मसौदा नीति बनाई है जिसे संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफ शिक्षा में कोई विकास नहीं हुआ है। ओरलिज्म अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सांकेतिक भाषा का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन प्रशिक्षण योजना नहीं है और शिक्षक अपने दम पर पढ़ा रहे हैं। हमें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि भारतीय डेफ शिक्षा को यूएसए, यूके और यूरोप के स्तर पर कैसे लाया जाए। दुख की बात है कि अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतियों और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में डेफ के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उल्लेख है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं करता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है। आज और कल हम नीतियों में और अधिक विचार और अधिक सुझाव जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये शिक्षा संकट को पूरी तरह से हल करने के लिए नहीं है, लेकिन इससे धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। यह ओरलिज्म और सांकेतिक भाषा के बीच रसाकशी के कारण है। मुझे उम्मीद है कि सरकार सुझावों को स्वीकार करेंगी। यह हमारे सुझावों को खारिज कर सकती है, कौन जानता है। हालांकि मैं इन चर्चाओं के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। नीतियों को ये सुझाव सरकार में किस और किससे जोड़ेंगे, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनएडी ने हमेशा चर्चाओं की वकालत की है। जब एनएडी ने अंग्रेजी टेक्स्ट के बारे में शिकायत की तो नीतियों को सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया गया। अब हम डेफ लोगों और डेफ नेताओं से फीडबैक एकत्रित कर रहे हैं। एएस नारायणन टीम सभी सुझावों को संकलित करेगी और 31 अगस्त से पहले इसे सरकार को सौंप देगी, क्योंकि यह समय सीमा है। इसके बाद सरकार की कमेटी तय करेगी कि क्या रखा जाए और क्या हटाया जाए। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन डेफ लोगों के जीवन के लिए नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत खूब। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन दिशा निर्देशों को स्वीकार करेगी और डेफ समुदाय विकसित होगा। धन्यवाद। इसी तरह धन्यवाद। सुनील सहस्रबुद्धे AIFD के अध्यक्ष हैं और एक विशेषज्ञ भी है। शिक्षा विषय से संबंधित आज की चर्चा में डेफ और हियरिंग के लिए समावेशी शिक्षा पर एक दिलचस्प विषय था। यह विचार बताता है कि डेफ को हियरिंग के साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे विकास होगा। आप क्या सोचते हैं? समावेशी शिक्षा शब्द अच्छा है और इसका सकारात्मक प्रभाव है। हाँ, बच्चों को अलग अलग करने के बजाय यह विचार समावेश को बढ़ावा देता है। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। यह समावेश पर समाप्त नहीं होता है, इसमें कई कारक शामिल हैं। समावेश से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ यह है कि सभी को उपयुक्त विकल्प देना। उदाहरण के लिए ट्रेनें। मुंबई में रहने वाले लोग ट्रेनों के बारे में जानते हैं।
मान लीजिए कि कोच के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है और सभी को अंदर जाने की अनुमति है। फिर सुनने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, विक्रेता आदि सभी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। समावेशिता है, लेकिन किसी की स्थिति के बारे में कोई आराम या स्पष्टता नहीं है। इसलिए हमारे पास पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगों, सामान आदि के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। अब लोग आराम से यात्रा कर सकेंगे। यहाँ समावेशिता का विचार स्पष्ट है। किसी को भी और सभी को सीटें आवंटित करना समावेशिता नहीं है। इसलिए इस विचार को समावेशी शिक्षा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। डेफ, नेत्रहीन, सुनने वाले छात्रों को एक साथ रखना सभी को एक ही डिब्बे में चढ़ाने जैसा ही है। हमें यह पता लगाना होगा कि इस अवधारणा को कैसे विस्तृत किया जाए और सभी के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। यह समावेशिता है। हम उसी के लिए सुझाव लेकर आ रहे हैं। यह सौदामिनी पेटे है और उन्होंने एलएलबी पूरी कर ली है। वह डेफ अधिकारों और उनके नियमों पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने डेफ से संबंधित राष्ट्रीय नीति के अध्ययन, महिला और बच्चे पर एक प्रस्तुति दी। कृपया हमें अपने सुझावों के बारे में बताइए। यदि कोई बच्चा डेफ है तो बच्चे के माता पिता को जागरूक किया जाना चाहिए। माता पिता घबराते हैं और डेफ बच्चे को प्रतिबंधित करते हैं। बच्चा अपनी पहचान खो देता है और उसे कॉकलियर इम्प्लांट दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे बच्चों के लिए डेफ रोल मॉडल हो। उन्हें देखकर माता पिता को डेफ कर सकते हैं कि भावना का एहसास होगा। साथ ही महिला रोल मॉडल भी हो। दूसरी बात, डेफ लड़की को छेड़छाड़ से कैसे बचाया जाए। बच्चों के रूप में उन्हें गुड टच और बैड टच की अवधारणा सिखाई जानी चाहिए। कदम कदम पर डेफ अधिकारों, आत्मरक्षा, संपत्ति प्रमाणन, यौन शोषण से सुरक्षा, वकीलों की उपलब्धता आदि के बारे में जागरूकता विकसित कर सकते हैं। भविष्य में शिक्षा में सुगम्यता के साथ ये जागरूकता प्रदान की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारों को समझाया जाए तो उन्हें नीतियों में शामिल किया जा सकता है। समान रूप से सरकार को इसके समर्थन करना चाहिए यदि वे जानते हैं कि डेफ के लिए सुगम्यता की कमी है। उदाहरण के लिए, हियरिंग बच्चा संवादों को सुनकर सब कुछ जानता है। डेफ बच्चे बोली जाने वाली भाषा को कैसे समझेंगे? जब डेफ बच्चे अपने जैसे अन्य लोगों को सफल होते देखेंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह तब संभव नहीं है जब एक डेफ बच्चा सुनने वाले बच्चों के बीच हो। तो ये वे सुझाव है जिन पर अभी मैंने चर्चा की। मुझे दूसरों के सुझाव भी मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों को स्वीकार करेगी क्योंकि ये डेफ बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको धन्यवाद। यह है पल्लवी कुलश्रेष्ठ। वह हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट में PPMO के रूप में कार्यरत है। वह आज यहाँ डेफ के संबंध में राष्ट्रीय नीति में स्वास्थ्य अध्ययन के लिए सुझाव देने के लिए आई है। कृपया हमें इसके बारे में संक्षेप में बताइए। शुक्रिया। नीति अच्छी है लेकिन इसमें कई चीजें छूट गई है। उदाहरण के लिए, डेफ दृष्टिकोण से अस्पतालों में कोई सुगम्यता नहीं है। साथ ही डेफ व्यक्तियों को आपात स्थिति में कॉल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हरियाणा में हम सरल चरणों को हल करने के लिए 3 दुभाषियों का उपयोग करते हैं, लेकिन पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है कि सुगम्यता परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में डेफ वीडियो कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं या अस्पताल जा सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण विचार है। मैंने डेफ से कई अन्य सुझावों को संकलित किया है, जैसे बीमा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन्हें स्वीकार करेगी। होप। आपको धन्यवाद। श्री AS नारायणन NAD के अध्यक्ष हैं। वह डेफ समुदाय के लिए सुगम्यता, सांकेतिक भाषा आदि के लिए सरकार के साथ वकालत करते हैं। वह सूचना और सुझाव एकत्र करने के लिए डेफ समुदाय के नेताओं के साथ समन्वय करते हैं। वह उन नेताओं में से एक है जो मुंबई कार्यशाला में चर्चा का हिस्सा थे। कार्यशाला में विभिन्न नेताओं ने RPWD अधिनियम के लिए राष्ट्रीय नीति पर सुझाव दिए।
कृपया नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर इस बारे में अपने विचार बताइए। शुक्रिया। आयोजक और मेजबान NAD, SHF, AYJ-NISHD और NCPEDP ने इस कार्यशाला की मेजबानी के लिए भागीदारी की। सुगम्यता, शिक्षा, सांकेतिक भाषा आदि से संबंधित सिफारिशें बनाने के लक्ष्य के साथ देश भर से डेफ नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्हें संकलित कर सरकार को भेजा जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त की समय सीमा है, इसलिए हमने 13 और 14 अगस्त को कार्यशाला की मेजबानी करने का फैसला किया। मैं शिक्षा, सुगम्यता आदि के संबंध में उत्कृष्ट सिफारिशों को शामिल करना चाहता हूं। एक बार स्वीकार कर लेने जाने के बाद अगले 10 वर्षों में डेफ समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। तो क्या ये सिफारिशें महत्वपूर्ण है? हाँ, क्यों? RPWD अधिनियम कानून है। नीति कानून में उल्लेखित विभिन्न शर्तों की व्याख्या करती है। जो कानून को नहीं समझते वे नीतियां पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेताओं द्वारा अपनी सिफारिशें सौंपने के बाद जब आप इन्हें सरकार को देंगे तो क्या वे स्वीकार करेंगे? मैं सभी सिफारिशों को समीक्षा करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वे स्पष्ट है, फिर मैं इसे सरकार को दूंगा। अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो हम स्पष्ट रूप से वकालत जारी रखेंगे। सरकार मान ले तो अच्छा है। 100% मुझे उम्मीद है कि सरकार मानेगी। बहुत खूब, शुक्रिया, स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने पूरा वीडियो और सभी इंटरव्यू देखे होंगे। अब मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि सभी नेताओं द्वारा बनाई गई सिफारिशों का मसौदा 29 अगस्त 2022 को NAD के अध्यक्ष श्री नारायणन द्वारा सरकार को सौंप दिया गया है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार मानती है या नहीं। विभिन्न सिफारिशों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। शुक्रिया।